ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, साउंड आ रहा होगा, सो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, लास्ट क्लास में आपको रिवाइज कराया था फ्लूइड्स के बारे में, और उस पर 2 पॉइंट्स बचे हुए थे, तो उनको अभी मैं और रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद जो शीट्स थी, अगर आपने सॉल्व किए हैं तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो एक टर्म था सरफेस टेंशन, जिसके बारे में नहीं बोला था। फ्लूइड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रोबेबल क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। कई सारे क्वेश्चंस प्रोबेबल होते हैं, टी या एस से लिखते हैं, कई बार एस लेटर इसके लिए यूज कर लेते हैं। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की, पर्टिकुलरली लिक्विड्स की, जिसकी वजह से वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। तो कोई भी लिक्विड होगा वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा बताया होगा कि अगर इसको आपने फिल किया है, इस लिक्विड को वॉच करते हो, ये जो टॉप लेयर है, टॉप से अगर देखोगे तो इसका एक सरफेस बन रहा होगा। मे बी लाइक अगर ये रेक्टेंगुलर टाइप का रहेगा तो कुछ ऐसा सरफेस दिखेगा अपने को, और ये सरफेस इस मेम्ब्रेन के जैसे ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, मीनिंग कि इस पर इस तरह के फोर्स लग रहे होते हैं। दिस इज ओनली फॉर द सरफेस, नॉट द इनसाइड लेयर्स। इसी को लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसकी वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स आता है, और इस फोर्स को बोलेंगे सरफेस टेंशन फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। डिफाइन कैसे किया जाता है? तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज रिटन एज द टेंशन इनटू द लेंथ जिस लेंथ पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे ये लेंथ है, तो इस लेंथ को एफ टी निकालने के लिए हम सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ टी निकल के जाता है। तो कई बार सरफेस टेंशन को लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट्स द डेफिनेशन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस के अलॉन्ग आता है, दूसरा बाउंड्री जो आती है उसके परपेंडिकुलर रहता है, और ये पुलिंग एफर्ट होता है, तो पुल कर रहा होता है, स्ट्रेच क्रिएट कर रहा होता है इस पर। मैग्नीट्यूड के लिए अपने को ये फॉर्मूला रहता है। दूसरा अपने को ये भी पता करना होता है कितना वर्क डन होता है, या फिर कितना सरफेस टेंशन एनर्जी होती है। तो चेंज इन सरफेस टेंशन एनर्जी इज गिवन एज टी इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। सो अगर कोई सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, उसको हम लोग टी इंटू डेल्टा ऐसे पता कर लेते हैं। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर या इस पर बेस्ड आपको मिल सकता है। सरफेस टेंशन का एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जिसमें कैपिलरी राइज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर अपने पास ये लिक्विड है और इस पर कोई ट्यूब इंसर्ट कर दी गई है, रफली लाइक दिस, तो इसमें लिक्विड लेवल राइज करता है। ऊपर इस तरह का एक सरफेस बनेगा जिसको मेनिस्कस कहते हैं। द हाइट अबव द सरफेस इज गोइंग टू बी, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास है, और मोस्टली आपसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा। H इज इक्वल टू ट्वाइस सरफेस टेंशन कोसाइन थीटा डिवाइड बाई आर रो जी। यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनका अपने को ख्याल रखना है। टी इज द सरफेस टेंशन, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट और कांटेक्ट एंगल। कैसे पता करते हैं कि जहाँ पर ये टच कर रहा होता है वहाँ पर एक टेंजेंट सरफेस पे मिलाते हैं, और लिक्विड और सॉलिड सरफेस की बाउंड्री का टेंजेंट, दोनों के बीच का एंगल, वो एंगल जो लिक्विड की तरफ लाई कर रहा होता है। तो अगर ये मेनिस्कस, ये इस लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा 90 से छोटा होगा और ये लिक्विड ऐसा बनाएगा। अगर ये डाउन साइड जाएगा तो इस तरह का मेनिस्कस बनता है, और उसकी भी रेडियस आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आर है जो रेडियस ऑफ ट्यूब है, आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। स्मॉल आर को रेडियस ऑफ मेनिस्कस बोलते हैं। इसको मेनिस्कस बोलेंगे। दोनों में रिलेशन भी होता है। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर डिवाइड बाय कॉस थीटा होती है। सो इसको अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म में लिखना हो तो 2t अपॉन स्मॉल आर रो जी लिख सकते हैं।
और क्वेश्चन में स्मॉल आर कैपिटल आर नोटेशन बदल सकता है, अपने को याद रखना है कि हम लोग जो स्मॉल आर यूज किया है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है और कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ ट्यूब है। तो ट्यूब का रेडियस देगा तो ये यूज कर लेते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे कि थीटा 90 से ज्यादा होता है तो लिक्विड कैसा होता है, 90 से कम होता है तो लिक्विड कैसा होता है। तो जब थीटा 90 से कम होगा तो लिक्विड उस सॉलिड सरफेस को ज्यादा से ज्यादा टच करने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल अगर आप लोगों को याद है तो कुछ ऐसा कराया होगा कि लेट्स ये सरफेस है और दो ड्रॉप्स इस पे आप रखते हो, एक मे बी वाटर का और एक मे बी मरकरी का, ग्लास सरफेस है। सो आप पाओगे कि कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। एक ड्रॉप इस तरह का फॉर्म बनाएगी और एक ड्रॉप इस तरह का ओरिएंटेशन लेगा। सो लेट्स से ये 1 है, ये 2 है। हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मरकरी हो सकता है और कौन सा वाटर हो सकता है। सिंस कैपिलरी में हम लोगों ने देखा कि वाटर जो है वो राइज करता है ग्लास पर, तो उसका एंगल थीटा जो है 90 से छोटा होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग थीटा आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये जो केस रहा होगा इसका टेंजेंट इधर जाएगा और ये एंगल थीटा होगा, जबकि इसका इधर टेंजेंट जाएगा और हम वो एंगल लेते हैं जो लिक्विड की तरफ लाई कर रहा होता है। इस केस में थीटा 90 से बड़ा है, इस केस में थीटा 90 से छोटा है। तो ये मरकरी रहा होगा और ये वाटर रहा होगा। वाटर चाहता है ग्लास के ज्यादा से ज्यादा पार्ट को हम वेट कर दें और मरकरी चाहता है कि ग्लास का कम से कम सरफेस को टच किया जाए। इसको हम लोग कई बार एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के टर्म्स में बात करते हैं। तो इसमें आप बोलोगे कि जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होते हैं, इसमें कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होते हैं। कोहेसिव फोर्सेस खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में रहते हैं, एडहेसिव डिफरेंट मटेरियल के बीच में रहते हैं। सो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड आपको या फोर्स, एनर्जी या हाइट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि लाइक ड्रॉप अगर हम लोग ग्रेविटी फ्री स्पेस पर हैं तो वाटर किस तरह का शेप लेना चाहेगा। तो आप बोलोगे स्फेरिकल शेप लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है सरफेस को मिनिमाइज करना। तो सरफेस टेंशन की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है। स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। इसमें भी कुछ वेरिएशन आपसे पूछ सकता है कि अगर ये हाइट इनसफिशिएंट हुई तो क्या लिक्विड बाहर निकल के आ जाएगा। तब बोलोगे कभी नहीं आएगा, थीटा एडजस्ट करता रहता है और मैक्सिमम हाइट तक राइज करता है। एक दूसरा और टर्म था विस्कोसिटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट थीटा इस काइंड ऑफ फ्रिक्शन जो सॉलिड बॉडीज में हम लोग देखते हैं, तो ये लिक्विड्स में और फ्लूइड्स गैसेस में होता है। सो कुछ ऐसा बोला है मैंने कि या फिर ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये लिक्विड और ये चल रहा है, आपने रिवर में या फिर किसी चैनल में ऑब्जर्व किया होगा कि जब रिवर फ्लो करती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और अगर आप अंदर जाते हो तो उसकी वेलोसिटीज कम होती चली जाती हैं। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी लिक्विड लेयर जो है वो रेस्ट पे रह रही होती है, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। एंड वी कैन फाइंड आउट कि अगर वेलोसिटी प्रोफाइल पता है तो लेट्स से इस हाइट का नाम हम y देते हैं। तो एक टर्म पता करेंगे dy dvy dy, दैट मींस वेलोसिटी एट y हाइट इज v। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से बुलाते हैं। सो यूल फाइंड कि एक लेयर ये और इसके पड़ोस वाली लेयर के बीच में फोर्स फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर ऊपर वाली लेयर फास्टर चलना चाह रही है तो नीचे वाली लेयर उस पर एक फ्रिक्शन लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में और नीचे वाली लेयर में फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी कम्स आउट टू बी माइनस थीटा एरिया dv by dy। सो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है। थीटा आपको दिया जाएगा और ए लेयर एरिया होगा कि जो ऊपर वाली लेयर है इसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, लेयर्ड एरिया। और dy is the rate at which the velocity changes with the height। तो अगर ये टोटल हाइट अपने को h दिया जाएगा तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं v नॉट डिवाइड बाई h, v नॉट माइनस 0 डिवाइड बाई h। अगर लीनियर प्रोफाइल है तो ये लीनियर प्रोफाइल के लिए लिखते हैं, जनरली अपने को लीनियर प्रोफाइल देगा। और अगर कोई और फंक्शन दिया जाएगा तो हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं।
इसको रख देंगे, ये रख देंगे, ये रख देंगे, फोर्स पता कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपके लेवल पर ही है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक लॉ था जिसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं हम लोग। ये बोलता है कि जो विस्कोसिटी फोर्स होता है वो 6 पाई ईटा आरवी होता है। मीनिंग वाज दिस कि अगर कोई भी एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, v वेलोसिटी से किसी विस्कस मीडियम ईटा पे चल रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। विस्कस फोर्स इज लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स, इट एक्ट्स अपोजिट टू द वेलोसिटी। सो इसकी जो वैल्यू आती है दैट कम आउट टू बी 6 पाई ईटा आरवी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा होगा। एंड इट इज ट्रू फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स क्योंकि इसमें रेडियस का इन्वॉल्वमेंट होता है, v इज द वेलोसिटी। मोरओवर आपको एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड बताया गया होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछ लेता है। और टर्मिनल वेलोसिटी अगर इसको हम लोग vt से या v0 से लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ट्वाइस r स्क्वायर g, अब तक आपको याद हो गया होगा, डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ईटा। एक डेंसिटी अपने को मीडियम की लगती है और एक डेंसिटी ऑब्जेक्ट की लगती है। सिंस ये नीचे जा रहा है, इसका तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा रही होगी, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम लगा देते हैं। कई बार एग्जाम में ऑलमोस्ट रिपीट होता रहता है टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। दो केसेस का टर्मिनल वेलोसिटी कंपेयर करवा लेगा या फिर वैल्यूज दे करके कैलकुलेट करवा लेता है। एक और टर्म लोगों ने बात की थी रेनॉल्ड नंबर के बारे में, रो वी डी अपॉन ईटा। अगर किसी पाइप से v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है, d डायमीटर का पाइप है, d फॉर डायमीटर ऑफ द पाइप, रो फॉर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ईटा फॉर विस्कस फ्लूइड। सो वो हमारा फ्लूइड लैमिनार होगा, फ्लो या फिर टर्बुलेंट होगा या ट्रांजिशनल होगा, वो रेनॉल्ड नंबर से हम पता कर लेते हैं। आपको याद होगा कि लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होनी चाहिए जनरली वो 1000 से कम रहती है। अगर ये 1000 से ज्यादा है रेनॉल्ड नंबर, देन विल से कि वो लैमिनार नहीं है, ट्रांजिशनल से टर्बुलेंट की तरफ जा रहा है। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से ज्यादा निकल के आती है तो हम बोलते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो है। और इसके बीच में निकल के आती है तो फिर हम बता सकते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं, किसी पाइप से लिक्विड बाहर आ रहा है और हमने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी है, तो अगर फ्लो चेंज होगा तो किससे किस में होगा? क्या वो लेमिनार से टर्बुलेंट में जाएगा या टर्बुलेंट से लेमिनार में जाएगा या कुछ और होगा? तो हम बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा तो फिर वो टर्बुलेंट की तरफ जाएगा। तो इस तरह का कंपैरिजन करा सकता है। एक और फॉर्मूला बताया होगा जो विस्कस फ्लूइड के बारे में, हालांकि वो आपके सिलेबस में लिखता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपसे पूछ सकता है। वाइजल्स इक्वेशंस का नाम दिया गया होगा और हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। सो वॉल्यूम फ्लो रेट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जिसको क्यू जैसा कुछ बोला होगा, कुछ ऐसा था, पाई आर रेज टू पावर 4 डेल्टा पी डिवाइड बाई 8 टाइम्स ईटा इनटू एल। सो एक दो बार उसने नाम बिना लिए बोल दिया कि एक पाइप है जिस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है और विस्कस लिक्विड है, पाइप की लेंथ एल दी गई है, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी दिया गया है, रेडियस उसकी आर दी गई है, तो बताइए कि कितना वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा। सो डायरेक्टली हम इसको यूज करके बता सकते हैं। फिर आपसे बोलेगा अगर हमने रेडियस डबल कर दी है, बाकी सारा कुछ वही रखा है, तो रेडियस को डबल करने से वॉल्यूम फ्लो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर अपने को पता है कि रेडियस की पावर 4 जाता है तो हम बता सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 बन जाएगा, उस फैक्टर से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली लेंथ का क्या फर्क पड़ता है, डेल्टा पी का क्या फर्क पड़ता है, एंड ऑल दैट इनको अपने को समझना होता है। सो ये विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आप दोनों में से कम समझ सकते हो कि पेपर में मिलने वाला है, और अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो क्वेश्चंस भी मिल जाए। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस पे कोई पॉइंट और एक्सप्लेन करना होता है बोल सकते हो, अदरवाइज हम लोग अब शीट्स पर आते हैं और शीट्स में आपके डाउट्स को कवर करते हैं।
ओके अगर आपको कोई और कंसर्न नहीं है देन वी कैन गो फॉर ग्रेविटेशन फर्स्ट एज वी डिस्कस्ड. Okay, अभी साउंड आ रहा है क्या? There was some interruption in between. Yes, sir. So let me. Okay, it's taking a bit time. So gravitation आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा उसके जितना भी आपने ट्राई किया होगा उसके डाउट्स हम लोग डील कर पाएंगे उसके बाद आगे की स्टोरी बस वेरी स्लो
Okay, finally it's opened. Yeah, so that's gravitation. So, इस पे कोई डाउट है फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है शायद, मतलब मुझे नहीं दिख रही है। नहीं सर, नहीं दिख रही है। हाँ सर, नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है बट पूरा ब्लैक दिख रहा है। यस सर। यस सर। मैं एक बार ट्राई करता हूँ अगेन ब्रॉडकास्ट करके। अभी कुछ दिखाई दे रहा आपको? सर ओके, वेट कीजिए एक मिनट के लिए। सर अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम जा रहा है, स्पीड का इशू दिख रहा है और कोई तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अगर अभी दिख रहा है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कुछ इसमें ग्रेविटेशन में फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है अगर आपको तो आप बोल सकते हो। नो सर। अगर फर्स्ट 5 हो गए तो फर्स्ट 5 में आपने भेजा है कुछ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1 और 4 आपने भेजा है, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, कई बार कई सारे एग्जाम में दिखते हैं और सिमिलर टाइप का आपसे पूछ सकता है। इसने बोला कि अपने पास 2 को एक्चुअली प्लेस्ड रिंग्स है, तो एक रिंग यहाँ पर है, एक रिंग यहाँ पर है, एंड उनका एक्सिस सेम है, को एक्सिस। फर्स्ट हैज अ मास m1, रेडियस r दिया गया, सेकंड का मास m2, इसका भी रेडियस r दिया गया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी r दिया गया। वो नंबर बदल सकता है बट आइडिया वही रहेगा। एक ये 0.1 है, ये 0.2 है। आपसे पूछता है कि एक स्मॉल एम मास को 1 लोकेशन से ले जाकर के 2 पे ले जाते हैं, 2 से 1 लेकर के आते हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। So then work done in moving a mass from center of one to another. So you say कि work done by external agency is equal to change in gravitational potential energy, which is also equal to the mass into change in potential. m mass को move कराते तो potential के change के बराबर आएगा। m potential change मतलब v2 minus v1 या v1 minus v2, that is potential of 1 point minus potential of 2 point. तो आपसे ये पूछ सकता है कि 1 पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। अगर पोटेंशियल हम लोग निकाल पाएंगे तो हम ये बता सकते हैं कि वर्क डन कितना आने वाला है। Now, how much the potential of 1 point is going to be written as? So 1 point का पोटेंशियल अगर हम लोग लिखते हैं, so हम लोग जानते हैं कि जितने भी मासेस होते हैं उनकी वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। ये m मास को मूव करा रहा है इसलिए m का पोटेंशियल नहीं लिखाएंगे, और बाकी जितने मास अपने को एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका पोटेंशियल लिखना होता है। तो 1 पॉइंट में फर्स्ट की वजह से उसके सेंटर पर, रिंग के सेंटर का पोटेंशियल आता है माइनस जी m1 बाई आर। सेकेंड रिंग की वजह से फर्स्ट के सेंटर में उसका एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आएगा माइनस जी एम इंटू द डिस्टेंस। अब देखोगे सारा का सारा मास इसी डिस्टेंस पर है, ये आर है, ये भी आर है। So you'll find कि this is r, this is also r, so that must be r root 2. Pythagoras, so r root 2 हो जाएगा। ये अपना हो गया v1। तो अपने को v2 की जरूरत पड़ने वाली है, सिमिलरली हम v2 लगा देंगे। तो सेकेंड की वजह से और फर्स्ट की वजह से, दोनों की वजह से 2.1। सेकेंड की वजह से आएगा जी m2 अपॉन r, और फर्स्ट की वजह से आएगा माइनस जी m1 अपॉन r रूट 2। अब इन v1 v2 की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो अपने को आंसर आ जाएगा। आप चेक करोगे कि आपको बी ऑप्शन मिल जाता है। सो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए अगर आपसे नहीं हुआ है और इसको याद रखना है।
पर्टिकुलरली ये इम्पोर्टेंट है कि किसी वन पॉइंट का सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो फर्स्ट की सेंटर हो जाएगा और सेकंड के लिए एक्सेस हो जाएगा, और डिस्टेंस x होगी तो हम लोग जानते हैं कि x डिस्टेंस पे फॉर्मूला क्या लगता है, उसको लगा देंगे। नेक्स्ट आपने फोर्थ पूछा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आपको दिया गया तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन वी हैड अ फॉर्मूला कि अगर अपने को फील्ड कैलकुलेट करना हो, सो माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल वाई जे कैप एंड डेल z है नहीं तो इसलिए अपना भी लगाओ तो चलेगा, वरना हम लोग डेल v अपॉन डेल z की कैप भी लगाते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन अपने को आता है, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन में अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये बनेगा माइनस के वाई आई कैप, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये बनेगा माइनस के एक्स जे कैप, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो दैट्स योर आंसर। प्लस आ जाएगा कि कॉमन हो गया y आई कैप प्लस x जे कैप। नो, यहाँ से e का एक्सप्रेशन पता चल गया। सो आइदर बी ऑप्शन बनेगा या फिर डी ऑप्शन बनेगा। फिर अपने को ये भी चेक करना है कि वेदर से कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। हालांकि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल रहा है तो कंजर्वेटिव होना उसका बनता है, बट अगर ऐसे टर्म नहीं यूज करता और अपने को चेक करना होता है देन वी हैड आइडिया कि कैसे हम लोग चेक करते हैं। यू रिमेंबर दिस, डेल क्रॉस ई को 0 करते थे, दैट मीन्स इसको चेक करना पड़ेगा आई कैप जे कैप के कैप आई जे के, and then we had this del upon del x, del upon del y, del upon del z, ex, ey, ez। क्या ये 0 आ रहा है? अगर ये 0 आ रहा है तो कंजर्वेटिव है, 0 नहीं आ रहा तो नॉन कंजर्वेटिव है। तो कई बार आप ऐसा भी पॉसिबल है क्वेश्चन आ जाए आपसे ये चेक कराया कि वेदर दिस इज नॉट, तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव आएगा क्योंकि वो ग्रेविटेशन है और ये 0 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट 6 to 10 क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है आपको। फिफ्थ हो गया होगा टी स्क्वायर, हम लोगों ने एरर्स में भी देखा था, पावर्स आगे आ जाती है। सैटेलाइट के बारे में आप जानते हो, अगर सडनली ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। सडनली डिसअपियर हो जाएगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन समझ सकते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें से कोई भी मास क्रॉस नहीं कर सकता है, या कोई भी इवन मैटर की छोड़ दो, लाइट भी उसको क्रॉस नहीं कर पाती ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला भी रहेगा। अगर ये अर्थ के सरफेस से हम लोग इसके वेलोसिटी देखते हैं या फिर किसी भी प्लैनेट से देखते हैं तो ये आता है 2gm/r। अगर वो स्टार से भी देखोगे सन से तो भी उसका escape velocity आएगा अंडर m/r। ना, escape velocity का मतलब होता है ऐसा वेलोसिटी जिससे वो बाहर escape हो जाए, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जाने नहीं देगा। इसके अलावा आप escape velocity कितनी भी दे दो तब भी ये नहीं जा पाएगा। और हम जानते हैं किसी भी मैटर को स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे सकते हैं। तो अगर e की वैल्यू c के बराबर हो गई, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी देंगे तब भी वो नहीं जा पाएगा, या तभी जा पाएगा जस्ट। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है ना, हर एक बॉडी को या मास को एब्जॉर्ब कर ले जाएगा और किसी को जाने नहीं देगा, तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ ब्लैक होल। सो ब्लैक होल होने की क्या कंडीशन होगी, इसके वेलोसिटी शुड बिकम c। इसके वेलोसिटी जैसे ही रख देंगे तो ये बनेगा c² = 2gm/r। जनरली आपसे पूछा गया कितना रेडियस आना चाहिए, तो रेडियस शुड बी 2gm/c²। इसको आप याद रख सकते हो। जब कभी ऐसी लैंग्वेज आती है कि वो मटेरियल को या लाइट को एस्केप नहीं होने देती या ब्लैक होल बन जाता है, तो कितना उसका रेडियस होना चाहिए इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या रेडियस पता हो तो कितना मास होना चाहिए वो निकाल सकते हैं। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है। अब आपको मास दिया गया सन के मास का ट्रिपल है, और ये सन का मास दिया गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे रख दो, सी रख दो, जी रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा।
नोट करने का इसको। क्वेश्चन 8, 9 अगर आपने थोड़ी पढ़ा है तो कर लिया होगा, 10 भी कर लिया होगा। फिर भी अगर 10 तक कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना 15 तक कोई क्वेश्चन हो, अप टू 15th। ये रिलेटिवली इजी लगा होगा अगर आपने प्रॉपरली रिवाइज किया है तो, और एग्जाम में भी इजी क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट आपने 13, 14 पूछा हुआ है, 10th भी पूछा हुआ है, तो मैं 10th के बारे में बता देता हूँ। Question number 10 says a satellite is moving very close to a planet of density rho. Time period of such a satellite is going to be how much? So you see, time period आपसे पूछा हुआ है और close to a planet चल रहा है। टाइम पीरियड और उसमें क्या रिलेशन होता है? एक रिलेशन हमारे पास होता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई GM, जहाँ पर मास सैटेलाइट उसका प्लैनेट का होगा, और R क्यूब सिंस क्लोज है तो वहाँ पर रेडियस ऑफ दिस सैटेलाइट इज गोइंग टू बी सेम एज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि उसके क्लोज है। इसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अपने को क्या बताना है? अपने को पता करना है कि टी क्या होने वाला है डेंसिटी के टर्म में। तो मास की डेफिनेशन लगा देंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, स्फेरिकल होता है 4 पाई R क्यूब लगा सकते हैं। So this will become 4 pi square divided by G, मास की जगह लिखेंगे 4/3 pi R cube into density rho and thus R cube। आप पाओगे कि R cube कैंसिल हो गया, 4 pi कैंसिल हो गया, so ये बन रहा है ऊपर 3, एक pi सर्वाइव करेगा, नीचे G सर्वाइव करेगा, रो सर्वाइव करेगा, ये T स्क्वायर आ गया। फिर अपने को T पता करना, अंडर रूट लगा देंगे तो अपने को एक ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13th says a planet is moving in an elliptical orbit. T, U, E, L, these are kinetic energy, gravitational potential energy, total energy, angular momentum about the center of the force. Then we need to find out T is conserved. So T is a kinetic energy. क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट जो प्लैनेट चलता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलता है और उसकी स्पीड बदलती रहती है। अगर स्पीड बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। स्टार यहाँ कहीं होगा, प्लैनेट आपका यहाँ वहाँ कहीं पे होगा। वो सेंटर ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ फोर्स, मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स, उसका यही मीनिंग होगा जिस तरफ ये पॉइंट आउट करता है, यही सेंटर का काम कर रहा होगा स्टार, क्योंकि फोर्स जिस सेंटर की तरफ चल रहा होता है। सेंटर ऑफ फोर्स, वैसे सेंटर ऑफ फोर्स ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। सेंटर ऑफ फोर्स, इसका टेंटेटिव मीनिंग यही निकल रहा है कि फोर्स जिस तरफ पॉइंट आउट करता है, क्योंकि इस फोर्स का जो सेंटर होगा, फोर्स कहीं भी लगेगा तो उसको हमेशा इसी की तरफ पॉइंट आउट करेगा। दिस विल बी बिहेविंग लाइक अ सेंटर वेयर द फोर्स पॉइंट्स टूवर्ड्स इन ऑल लोकेशंस। तो स्टार के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। U इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो U से केस में U नेगेटिव रहता है, दो मास होते हैं तो माइनस GM1 M2/R आता है। E इज ऑलवेज नेगेटिव, यस E इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अगर E नेगेटिव होगा तभी ये बाउंडेड रहेगा, वरना ये बाउंडेड नहीं रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ L इज कंजर्व्ड बट इट्स डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली। अब बोलोगे नहीं, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कंजर्व रहते हैं। सो अपने को बताना है कि कौन सा सही है, तो हम बोल देंगे कि सी ऑप्शन, E इज ऑलवेज नेगेटिव, सूट्स बेटर। इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कंजर्व रहते हैं, और इनफैक्ट अपना सेकंड लॉ भी है, क्या बोलता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, दैट इज L/2m, तो L कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। तो इसका आंसर उन्होंने डी दिया था, इसलिए वो सेंटर ऑफ फोर्स को लेके कंफ्यूजन था, इसलिए पूछा था। आंसर कोई अलग दिया है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 13th का आंसर डी दिया है, इसको करेक्ट कर लेंगे, सी जमेगा जाके अपने को।
Question number 14 then. It says if the distance between the earth and sun were half of its present value, number of days in a year will be open. So हम लोग जानते हैं कि t square is going to be proportional to r cube. So अगर आपने रेडियस हाफ कर दी है या डिस्टेंस हाफ कर दी है तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे. t1 by t2 का स्क्वायर is going to be equal to r by 2 the cube. बेसिकली 2 की पावर 3 आ जाएगा. सो t1 by t2 की जो वैल्यू आने वाली है 2 raised to power 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख सकते हो. दैट मीन्स टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t1 डिवाइड बाई रूट 8. t1 नॉर्मल होता है 365 डेज डिवाइड बाई रूट 8 दीज मैनी डेज. इसका मतलब हुआ कि दीज मैनी डेज विल बी इन 1 ईयर. तो अर्थ को कंप्लीट राउंड लगाने के लिए सन के अबाउट इतने टाइम लगने वाले हैं. रूट 8 की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम होती है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, उसी के आसपास आंसर आ जाएगा. तो ये 1 2 समथिंग आना चाहिए, 120 130 के आसपास. तो यही ऑप्शन सूट कर रहा है, ये सूट नहीं करेगा, ये सूट नहीं करेगा, ये सूट नहीं करेगा. तो ये 14th हो जा रहा है. इसके बाद अप टू 20 एनी क्वेश्चन. up to 20. एक 17 आपने पूछा हुआ, 20 पूछा हुआ. ओके, तो 17 और 20 के बारे में बात कर लेते हैं. 17 में भी शायद आंसर का करेक्शन आ रहा है. ए आंसर आता है उसका. अगर आपका ए आ रहा है तो जमता है. उसने डी दे दिया क्योंकि स्मॉल एम नहीं आएगा, कैपिटल एम आएगा. फिर भी कैसे सॉल्व करेंगे मैं एक लाइन में बता देता हूँ. ये अपने पास रिंग है और एक पार्टिकल को आप यहाँ से r√3 वैल्यू से रिलीज करते हो. सो यहाँ पर आने के बाद उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी वो अपने को पता करना है. तो v0 मान लेते हैं, वो पॉइंट पर आने पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है. कैसे इक्वेशन लगानी है, ये 1 पॉइंट ये 2 पॉइंट. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वहां से आपने रिलीज किया है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मास, जिस मास को आप रिलीज कर रहे हो इसका मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर दी गई, यहाँ पे स्मॉल एम मास है. तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा उसको मल्टीप्लाई करने से मिलता है. क्या आएगा, माइनस पोटेंशियल आता है जी एम और ये वाली डिस्टेंस. तो वो डिस्टेंस आएगी √r² प्लस √3 r का स्क्वायर और इनटू स्मॉल एम. तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. सो कभी भी हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है किसी पार्टिकल का, तो पार्टिकल और उस पर लगने वाला टोटल पोटेंशियल, दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम v0² और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. सो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, सिंपल माइनस जी एम अपॉन आर इंटू स्मॉल एम. हाँ जो भी आएगा अभी चेक कर लेना, क्योंकि अभी एक बैच में बच्चों ने ए बताया था. इक्वेशन हमारी ये रहेगी, इक्वेशन ये रहेगी. अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिनट में मैं सॉल्व भी कर देता है. स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा माइनस जी एम डिवाइड बाई ये बनेगा 4r², सो ट्वाइस r बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू v0² बाई 2 माइनस स्मॉल एम कैंसिल हो गया जी एम बाई आर. हो जाएगा अपने पास जी एम बाई आर बचेगा. सो इस तरह का कोई आंसर आता है जो कि ए ऑप्शन है, उसको मार्क कर दो. तो 17 का सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया. और ये एनर्जी की स्टेप लिखने में अगर आपको इशू है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ. अगर ये समझ में आता है तो बाद में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अपना आंसर आ जाएगा. इसके बाद आपने 20th पूछा है.
20th भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो 20th को इधर सॉल्व कर देता हूँ। इसने बोला दो पार्टिकल्स है, एक m1 है और दूसरा एक m2 है। पहले इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, बहुत दूर थे। इसके बाद वो चल करके पास पास आ रहे हैं, तो ये m1 है, v1 से आ रहा है, और ये m2 है, इधर v2 से जा रहा है। तो अपने पास दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगे। एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। व्हाट दैट इक्वेशन? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दोनों का रोल आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस g m1 m2 डिवाइड बाई r। उसने बोला कि इनके बीच का सेपरेशन r हो जा रहा है। एक रिलेशन ये आ गया v1 v2 में। दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा देंगे। इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल मोमेंटम mv1 माइनस m2 v2। इन दोनों को सॉल्व करके अपने को क्या निकालना है? v1 एंड v2, v1 एंड v2। आंसर क्या देना है? आंसर देना है v1 प्लस v2, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बतानी है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज गोइंग टू बी v1 प्लस v2। तो सॉल्व दीस टू इक्वेशंस, फाइंड v1 एंड v2, देन ऐड, देन यू विल फाइंड योर आंसर आउट ऑफ देम। और एक बार प्रॉपर निकालोगे, आंसर तक निकाल लोगे, तो फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और इनफैक्ट रिपीट हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको आंसर भी याद रह जाएगा। m1 m2 की वैल्यू देगा, आप रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस का एक फायदा होता है कि आपको एग्जाम में कम टाइम लगता है और आपको कुछ कुछ रिकॉल भी रहता है कि क्या आंसर आ सकता है। दैट इज 20th। इसके बाद अप टू 30th, 20 से 30 के बीच में कोई डाउट है? Question number 22, question number 30. I hope कि चल रहा है। हाँ। अगर आपको 30th तक भी कोई डाउट नहीं है, तो बचे हुए सब्जेक्टिव में अगर किसी भी डाउट हो तो आपने ट्राई किया होगा तो आपको डाउट आया होगा। अगर आपने नहीं ट्राई कर पाया तो इसके बाद आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे इसके बाद ट्राई करोगे तो डुएबल है। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, रिलेवेंट है आपके नीट और जेई को लेकर के। 33, 4, 5। So it's not updating, आपने कुछ भेजा भी। 33, 34, 35। So question number 33। ये टनल टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछता रहता है, तो अपने को समझ के रखना है कि इसको कैसे हैंडल कर लेते हैं। इसने बोला कि एक पार्टिकल है, ये हिट करके ऊपर जा रहा है, फिर गिरता है। सेकेंड टाइम कोलाइड होने से पहले कितना डिस्टेंस चलेगा? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड जस्ट बिफोर द सेकेंड कोलिजन। तो क्या अपने को कुछ ऐसा समझ में आता है कि ये पहले किसी हाइट से r डिस्टेंस तक गया होगा, यहाँ पे कोलाइड होने के बाद फिर किसी हाइट तक गया होगा, फिर वापस आएगा। लेट से ये हाइट h थी, ये स्मॉल r थी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल R प्लस 2 टाइम्स स्मॉल r हो जाएगा। अपने को स्मॉल r मिल जाता है तो काम हो जाएगा। अब इस स्मॉल r को पता करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो ये पहले रिलीज किया गया था, तो स्ट्राइक होने से पहले किसी v0 वेलोसिटी से हिट किया होगा और e v0 से वापस गया होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ दिया गया, बेसिकली हाफ से वापस गया होगा, हाफ v0 से। देन एनर्जी कंजर्वेशन, तो जब आप पहले के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, फिर सेकंड के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, आपको ये पता होगा कि यहाँ से लेकर के नीचे आने में एनर्जी बैलेंस रहेगी, स्ट्राइक होने के बाद में एनर्जी बैलेंस रहेगी, लेकिन स्ट्राइक होने से पहले और बाद में नहीं रहेगी, क्योंकि कोलिजन के बाद, कोलिजन के टाइम कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। उस बात का ख्याल रखना है। तो हम लोग दो तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। लेट्स से ये पहला पॉइंट 1 था, 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक।
तो 1 and 2 के बीच में क्या एनर्जी कंजर्वेशन आएगी? काइनेटिक एनर्जी सिंस वाज रिलीज 0, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर है तो मास m इंटू पोटेंशियल सरफेस का होता है माइनस gm/r। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ और ये इनिशियल हो गया इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर हिट करने वाला था तो वेलोसिटी है v0² या फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v0² प्लस पोटेंशियल एनर्जी m इंटू द पोटेंशियल एट द सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज gm/2r 3 टाइम्स gm/2r। एक ही रिलेशन आ गया, इसमें स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा, v0² मिल जाएगी। फिर हम लोग लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन, दैट मींस फ्रॉम 2 to 3। जब हम 2 to 3 लगाएंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m नया वेलोसिटी विच इज e v0²। और सिंस अभी वो सेंटर पर था तो इसलिए आएगा मास इनटू पोटेंशियल इज माइनस 3gm/2r। सेंटर का पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू, जब ये 3 पॉइंट पर आएगा तो रेस्ट पर आ गया हो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी m इंटू पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर के किसी इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने को पता होता है, सो दैट फॉर्मूला इज माइनस gm/2r³ within bracket 3r² minus r²। अब आप देखोगे कि अगर यहाँ से v0² की वैल्यू यहाँ पे रख देते हो या हाफ m v0² की वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो g कैपिटल M स्मॉल m सब कैंसिल हो जाएगा, r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम स्मॉल r बता सकते हैं। एक बार स्मॉल r आया तो यहाँ पे रख देंगे और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता चल जाएगी अपने को। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता है और उसका आइडिया भी हो जाता है। ओके अब ये का साउंड आ रहा था 34 मैं बताता। इट्स इज अ डबल स्टार इज अ सिस्टम ऑफ 2 स्टार जो हम लोग जानते हैं। Find the distance between the component of double stars if the total mass m and period is given to us. So mass और time दे करके आपसे पूछता है कि उनके components क्या होंगे और distance क्या होगी basically। total mass दिया गया है तो आपको पता होगा बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में लोगों ने बात की। एक m1 मास है, दूसरा m2 मास है और वो उसके लिए ओमेगा का एक्सप्रेशन बोला था कि आप याद रखोगे। तो जब आप ओमेगा का एक्सप्रेशन यूज करोगे तो ओमेगा के एक्सप्रेशन को हम लोग 2π/t लिख सकते हैं। सिंस अपने को ओमेगा पता है, टी को यूज करेंगे तो यहाँ पर एक रिलेशन आ जाएगा जिसमें m1 m2 आएगा। तो यू विल गेट वन इक्वेशन फ्रॉम दिस जो आपको दिखाएगा, इससे वन इक्वेशन मिलेगी, इसमें m1 m2 आएगा। फिर एक दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा कि m1 + m2 इज इक्वल टू कैपिटल M, isn't it? So यहाँ से अपने को सेकंड इक्वेशन यूज हो जाएगा। अलग उसने अपने आपसे पूछा क्या है कि डबल स्टार का डिस्टेंस बताना है अपने को, ये d डिस्टेंस बताना है इनके बीच का, या फिर जो r डिस्टेंस नाम लिया होगा इस r के बारे में बात करना है। इनफैक्ट आप जब इसको यूज करोगे तो यहीं से अपने को r पता चल जाएगा क्योंकि उसमें m1 m2 आएगा, जहाँ भी m1 m2 आएगा उसको हम कैपिटल M से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपके नोट्स में बताया था, आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और अगर अभी आपको निकालना है तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग v1 पकड़ते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेविटेशन से बैलेंस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा निकल के आता है। और उसमें देखोगे m1 + m2 आता है, उसको m से रिप्लेस कर दोगे, ये एक इक्वेशन हो जाएगी जिसमें r अननोन होगा, r को पता कर लेंगे। 35th आप निकाल पाओगे इसके बाद, एक बार ट्राई करना, आपको 100% मिलेगा। बाई चांस नहीं मिलता है तो फिर आपको बोलने का। 35th भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी बता देता हूँ। इट सेज कि एक पार्टिकल t1 टाइम लगता है अर्थ के सेंटर तक जाने पे, अगर g कांस्टेंट हो तो कितना टाइम लगेगा बताइए। तो 35 आपके लिए टफ लगा होगा, अगर आपने सही से रिवाइज किया है तो आप कर भी पाओगे। लेट्स से अर्थ है और इस पे ये टनल है सेंटर तक। इनफैक्ट हम पूरा टनल बना देते हैं, ये रिजल्ट याद करते हैं। एक ऑब्जेक्ट को 1 से रिलीज करते हैं तो ये नीचे आता है
आपने बोला था ए से रिलीज करोगे तो बी तक आएगा, फिर बी से ए तक जाएगा, फिर ए से बी तक आएगा, फिर बी से ए तक जाएगा, ये बार बार ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा। उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया था, 2 √r/g होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हैं हम लोग। अगर ये टाइम पीरियड है तो इसका मीन लोकेशन सेंटर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो t1 टाइम है वो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि t1 टाइम जो आएगा ना वो t/4 आएगा एसएचएम से, क्योंकि ये जो टाइम है प्लस ये टाइम है प्लस इनका रिपीटिशन, तो वो बराबर रहते हैं सब, तो इस तरह से t/4 आता है, विच इज बेसिकली π/2 √r/g। तो t1 जो आपको बताया गया वो अपने को पता है। इसके बाद आपसे कहता है कि अगर ये ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है तो कितना टाइम लगता है, फिर तो काइनेमेटिक्स हो गया कि ए से हमको यहाँ तक लेके आना r डिस्टेंस तक, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी था, तो कितना टाइम लगा, हम लगा सकते हैं s = ut + ½ at², या gt² भी लिख सकते हैं। s की जगह पर r रख देंगे, u की जगह पर 0 रखेंगे, ½ gt² लिखा हुआ है। तो हाउ मच द t इज √2 r/g। अब अपने को इसको डिवाइड कर लो तो वहां से आंसर मिल जाएगा, t1 / t मस्ट बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, √r/g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा π/2 फ्रॉम ऑफ साइड और √2 फ्रॉम डाउन साइड, सो इट शुड कम आउट लाइक π/2 √2। अपने को t लगने है तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 √2 t1 डिवाइड बाय पाई, ऐसा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि एसएचएम को लेकर के हम किस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो अपना काम हो गया, और अगर नहीं आया तो आपको पूछ लेना चाहिए। नेटवर्क काफी परेशान किया हुआ है। और कोई क्वेश्चन है शीट में, अगर है तो आप पूछ लीजिए। थर्टी कभी 39 एंड 40। एपरेंट वेट का मतलब होता है जी इफेक्टिव। सो अगर आपसे एपरेंट वेट पूछता है तो दैट्स गोइंग टू बी लाइक एम जी इफेक्टिव। तो आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर है, जब कभी हम किसी सैटेलाइट पर होते हैं तो हमारा जी इफेक्टिव 0 होता है, तो ये हमारा वेट कैसा होता है, वेटलेसनेस कंडीशन होती है। आप देखते हो कि कोई भी एस्ट्रोनॉट जो जाता है स्पेस पे ऐसे ऑर्बिट पे घूम रहा होता है, तो वहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी 0 हो जाती है, क्योंकि जो जी है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या एक्सेलरेशन। सो अपरेंट वेट 0 हो जाएगा। ट्रू वेट अगर पूछता है तो हम मास इनटू जी लिखने वाले हैं, और जी मतलब उस पॉइंट की ग्रेविटी, और जी किसी हाइट पे जाने के बाद कितना चेंज होता है वो अपने को पता है। इसके बाद अपने 40 और 39 पूछा था। 39 में अपने को वर्क डन निकालना है। किसी भी फोर्स का वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो। सिंस ये कांस्टेंट है, मास अपने को दिया गया होगा, तो अगर नहीं भी दिया है तो उसको m मान लेते हैं, तो फोर्स की वैल्यू आएगी mg वेक्टर डॉट r पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे इन दोनों वेक्टर से, उसको r के साथ डॉट कर देंगे। सिंस इसने मास नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जा रहा होगा या कुछ और सिंपलीफाई हो जा रहा होगा, वरना अपने को मास की जरूरत पड़ती है। आप देखोगे ये जो पोजीशन वेक्टर है और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। हालांकि उसने लाइन भी दे रखी है, तो अगर आपको ये पॉइंट लाइन पे लाई करना चाहिए, ये भी पॉइंट लाइन पे लाई करना चाहिए, जो कि लाई कर रहा होगा। तो अगर लाइन की इक्वेशन नहीं भी देता तब भी हम लोग आंसर बना सकते थे, क्योंकि अपने को तो यही चाहिए होता है, इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। 40th says कि एक सैटेलाइट है रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर और इक्वेटोरियल ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कैलकुलेट द इंटरवल बिटवीन व्हिच इट अपीयर्स द सेम इक्वेटोरियल टाउन। सो कितने टाइम के बाद वो इस इक्वेटोरियल टाउन पे दिखाई देने वाला है, अपने को पता करना है। तो लेट्स से कि अगर हम पिक्चर बना देते हैं तो ये अर्थ है और ये ऑर्बिट है, और ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, और ये भी किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है।
तो एक के रिस्पेक्ट में कितना आएगा वो अपने को पता करना होगा. सो हम लोग ये निकाल सकते हैं डेल्टा ओमेगा या ओमेगा ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. सो दैट्स गोइंग टू लाइक ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है. ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपने को पता करना, तो ये आएगा 2 पाई बाई टी जो अपने को निकालना है. ये आएगा 2 पाई बाई T2 माइनस 2 पाई बाई T1. सो 1 अपॉन T is going to be equal to 1 upon T2 minus 1 upon T1. अच्छा, 1 upon T का मतलब, T का मतलब क्या हुआ? T वो टाइम पीरियड है जिसके बाद वो सैटेलाइट अर्थ के किसी टाउन को दिखाई देता है, और अगले कितने टाइम के बाद दिखाई देगा रिलेटिवली, वो टाइम पीरियड है, वही अपने को पता करना है. T2 क्या होगा? T2 इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट, और सिंस ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है तो उसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? T2 is going to be equal to 4 pi square gm divided by r cube. टोटल डिस्टेंस अपने को पता होगी, यस, और अपने को रेडियस भी पता है, तो दोनों को ऐड करके हमको r क्यूब मिल जाएगा. gm की जरूरत पड़ सकती है, तो अपने को gm की जरूरत कैसे हम लोग उसको सेटल कर लेंगे, क्योंकि g की वैल्यू होती है gm अपॉन r स्क्वायर. तो इसे रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4 पाई बाई जी आर स्क्वायर आर क्यूब. अब आपको जी पता है, कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, तो इससे हम T2 निकाल सकते हैं. तो T2 मिल गया अपने को. T1 के बारे में क्या ख्याल है? T1 इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, दैट इज 24 आवर्स. तो T1 अपने को पता है, T2 निकाल लिया है, T बताना है, तो इसको यूज करके हम बता सकते हैं. ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जब कभी रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस किसी भी सैटेलाइट के टाइम पीरियड के बारे में बात करनी हो तो. क्वेश्चंस देखें. Okay, so that is your assignment या फिर रिवीजन शीट ऑन ग्रेविटेशन. इसके बाद ये कंप्लीट हो गया. एक दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में ये आंसर्स में करेक्शन आया, जैसे 13 आपने बताया, एक कोई और आया था, उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो. अगर आपने नहीं ट्राई किया था, आई एम सेइंग अगेन, गो थ्रू दिस वंस मोर, और एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए. इसके बाद फ्लूइड को हमको डिस्कस करना है. आई डोंट नो कि आप लोगों ने ट्राई किया. अगर आपने ट्राई किया तभी डिस्कस करने का मतलब है, और अदरवाइज आप ट्राई कर लीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे. ट्राई किया है क्या आप लोगों ने? नो सर. It seems like. Anyway, so just finish this gravitation and work on the fluid. उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको कवर करेंगे. इसके बाद इलास्टिसिटी और SHM के बारे में एज पर शेड्यूल हम लोग बात करेंगे. सो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. कोई कंसर्न क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए. अदरवाइज आई एम होपिंग दैट यू पीपल आर ट्राइंग एटलीस्ट. जितना बोला जा रहा है थोड़ा सा ज्यादा भारी, थोड़ा भारी पड़ सकता है, बट इफ यू आर पुटिंग योर ऑनेस्ट एफर्ट तो वो आपको फ्रूट बियर करेगा ओवर द डे. चलेगा. सो सी यू टुमारो. थैंक यू एवरीवन.